नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं हुंकार। दंगे की वजह से चर्चा में आए दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल एमसीडी ने 7 बुलडोजर की मदद से करीब 2 किलोमीटर तक अवैध निर्माण को हटाया। लेकिन इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अतिक्रमण हटाने के अभियान पर पूरे देश में रोक नहीं लगेगी। उधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब बारी बारी से राजनीतिक दल वहां पहुंच रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंचे थे और आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। कल यानी शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी जहांगीरपुरी पहुंचेंगे। तो क्या जहांगीरपुरी पॉलिटिकल पर्यटन का केंद्र भी बन गया है? जहांगीरपुरी के बहाने क्या वोट का जुगाड़ हो रहा है? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले की रिपोर्ट देखिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, फिलहाल नहीं चलेगा जहांगीरपुरी में बुलडोजर। देखो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी आदेश होगा, उसको हम बिल्कुल सिर झुकाकर उस आदेश का पालन करेंगे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, राजनीति जारी। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये इलीगल इंक्रोचमेंट पे हो रही है, उसमें कोई भी हो, इसको धर्म के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। धर्म के चश्मे से देखना इसको एक बड़ा गुनाह है, और उसमें जो इलीगल इंक्रोचर्स हैं वो सभी धर्मों के। बारी बारी जहांगीरपुरी के दौरे पर राजनीतिक दल। लोग बात हो रही है, लोगों से रोज लोगों से बात हो रही है, और ये बातचीत हम मिल भी रहे हैं लोगों से, लेकिन जो इस ग्राउंड जीरो पे लोग हैं उनका भी कहता है हमारे पास भी आइए, हम कोई राजनीति कर नहीं है। जो लोग आ रहे हैं बाहर डेलीगेशन बन बन के, जो लोग वहाँ पर पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, जरा सा देख लें वहाँ पर भी जो कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के कानून के दायरे में हुई है। बुलडोजर पर ब्रेक, राजनीति बेकाबू। तो देखिए, सवाल कई हैं। उन सवालों पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो ये अतिक्रमण है वो कितनी बड़ी समस्या आज की तारीख में है, और ना सिर्फ दिल्ली के लिए, पूरे देश भर के लिए। आंकड़ों की जुबानी आपके सामने देखिए। कुल जमीन पर कब्जा 9.67 लाख एकड़, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, और इसे आप देखिए कि गोवा के बराबर यह जमीन है। अगर आप चौहद्दी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो इसी से समझ जाइए अतिक्रमण आज की तारीख में कितनी बड़ी समस्या है। रक्षा मंत्रालय की जमीन 9,375 एकड़ ऐसी है जिस पर अवैध कब्जा है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए रेलवे की जमीन की बात की जाए, 2002 एकड़ ऐसी जमीन है जो रेलवे की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी जमीन करीब 969 एकड़ है, इस पर भी अवैध कब्जा है। तो ऐसे में अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो तो उस पर सवाल क्यों, यह भी एक बहुत अहम सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत में करूं उससे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। नुपुर शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं। सैयद असीम वकार हैं AIMIM से। संगीत रागी हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और LN राव साहब भी हैं, DCP रह चुके हैं आप दिल्ली पुलिस में। बातचीत की शुरुआत आलोक शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा, और सवाल यही कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो, जो मैंने एक आंकड़ा भी अभी दिखाया था दर्शकों को, तो उसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है कि क्या अतिक्रमण के लिए रामनवमी का और हनुमान जयंती का इंतजार हो रहा? अतिक्रमण के खिलाफ कभी भी कार्रवाई तो किसी की समस्या नहीं, लेकिन उसका एक सेट प्रोसेस है। हर राज्य में अलग अलग प्रोसेस है। 2015 का अजय माकन एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है। आप दिल्ली में किस तरह से अतिक्रमण हटाएंगे? आप केवल और केवल गरीब लोगों को टारगेट कर और एक मैसेज और एक राजनीति करना चाहते हैं, इस बात पर आपत्ति है। अतिक्रमण हटाने पर नहीं,
अतिक्रमण में भी कई चीजें, कोई प्रॉपर्टी वैध है या अवैध है, या वो गवर्नमेंट लैंड पर है या नहीं है, उसका एक सेट प्रोसेस है। आप उसको नोटिस भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कांग्रेस की गाइडलाइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को आप धता बताकर और जिस तरह से मैसेजिंग करना चाहते हैं गरीबों को, आप जिस तरह से उजाड़ना चाहते हैं, उस तरीके पर सबको आपत्ति है। जी जवाब दीजिए नुपुर जी। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, अतिक्रमण से दिक्कत नहीं है, लेकिन यह अतिक्रमण रामनवमी पर या हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर ही क्यों, इसके खिलाफ इसके बाद जो चीजें हुई फिर कार्रवाई की जाती है। देखिए अखिलेश जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मैं 3 चीज कहूंगी। एक तो हमारे कोर्ट कचहरी में ना एक कहावत है, हाफ नॉलेज ऑफ लॉ इज ट्वाइस एज डेंजरस। मतलब कानून की आधी जानकारी दुगनी खतरनाक मानी जाती है, इसीलिए कुछ भी आके टेलीविजन पे कहना सही नहीं मानते। हाँ, मामला सब जुडिस है, 2 हफ्ते तक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इन डिमोलिशन के ऊपर कहीं पे भी स्टे नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि देश के अंदर अतिक्रमण के ऊपर डिमोलिशन जो चल रहा है उस पे हम रोक हरगिज नहीं लगाएंगे। दूसरा, कानून की जानकारी क्यों जरूरी है, मैं जरा सेक्शन 322 पढ़ना चाहूंगी, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत क्या कहती है। और इस कानून पे कोई रोक नहीं है, सब जानते हैं 1957 में जब ये एक्ट आई तो सरकार किसकी थी, जरा सुनिएगा। द कमिश्नर वे विदाउट नोटिस कॉज टू बी रिमूव एनी स्टॉल, चेयर, बेंच, बॉक्स, लैडर, बेल और अदर थिंग व्हाटसोएवर प्लेस्ड, deposited, projected, attached or suspended in, upon, from or to any place in contravention of this act। मतलब के कहीं पे भी इस एक्ट के खिलाफ पड़ने वाली कोई इमारत, कोई भी कंस्ट्रक्शन से कुछ भी सस्पेंडेड, कुछ भी अटैच्ड, कुछ भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जिस भी स्पेस के अंदर कोई इंक्रोचमेंट होगा वो विदाउट नोटिस डिमोलिश करने का हक, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, कमिश्नर रखता है। अब इन्होंने ये बोला रामनवमी और हनुमान जयंती से जोड़ रहे हैं, भाई साहब हाथ जोड़ के पूछती हूँ आपसे, 11 अप्रैल 2022 को कौन सा त्योहार था? इसी क्षेत्र के अंदर 11 अप्रैल के दिन 2022 में इसी क्षेत्र में इसी मेयर ने, इसी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेमोलिशन ड्राइव कैरी ऑन करी थी। और मेयर की बातें तो कागजाती कार्रवाई बताती है, अप्रैल 2022 से हर माह ठीक है ऑन एन एवरेज 50 से 70 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। एक छोटा सा जवाब इस पर आलोक जी दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। नुपुर ये कह रही हैं कि आपको यही वाला क्यों दिख रहा है अभी जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसके पहले भी बहुत सारी कार्रवाई हुई है, उस पर तो कुछ नहीं कह रहे थे आप। लगता देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा है नुपुर जी ने कि आधा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि 1957 का जो डीएमसी एक्ट है उसके बाद उसमें 50 संशोधन हो चुके हैं। ये ट्राइफर्केशन भी हो गया, ट्राइफर्केशन से यूनिफिकेशन भी हो गया, और 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इस एक्ट के ऊपर है, वो उसके नीचे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है, डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उससे पहले कोई अमेंडमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज, मुझे बताइए कौन सी आईपीसी की धारा में है और किसने तय किया, किसने तय किया कि ये अवैध है या वैध है? इसका तय करना तो न्यायालय का काम है या बुलडोजर का काम है? आप केवल और केवल पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं और उसी के आधार पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा, चलिए अब आगे मैं बहस को बढ़ाता हूं। आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। नुपुर जल्दी से बहुत सारे मेहमान उनके पास में मुझे जाना है, जल्दी से 5 सेकंड जल्दी से। चलिए, आपने इतना तो माना कि आधा ज्ञान दुगना खतरनाक है। भाई साहब, 2015 की सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट की वो जरा लाइन पढ़ना जो कहती है कि धारा 322 आज से खारिज की जाती है और ये अवैध है, गैर कानूनी है, इससे हटाई जाती है, इस पर रोक लगाया जाता है। जनता को बरगलाने का काम मत कीजिएगा। ये आज एज ऑन डेट
जैसी ये एक्ट है उसमें से पढ़ के बता रही हूँ। धारा 322 आज भी हिस्सा है इस एक्ट का, और आज भी कमिश्नर इस अवैध, चलिए मैं उस पर आगे बात करूंगा जिस एक्ट का आप जिक्र कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस में अधिकारी रह चुके शख्स भी हैं, लेकिन राजेश गुप्ता जी अब आपके पास में आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप विधायक हैं, जरा ये बताइए, अब तो बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, कह रही है कि अब दरअसल राजनीतिक पर्यटन का वो केंद्र बनता जा रहा है जहांगीरपुर इलाके, और आप लोगों पर एक और अहम आरोप ये, आप लोगों की यहां पर सरकार, इसके बावजूद इतना वक्त लग गया वहां पहुंचने में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं राजेश गुप्ता जी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि बीजेपी का मकसद यही है कि कभी भी कहीं पे भी कोई चुनाव दिखाई दे तो वो एक ऐसा माहौल बनाए, एक दंगों का माहौल बनाए जिनसे उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा होता है, ऐसा उन्हें लगता है। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हरी, बिल्कुल हरी, आपका आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। और ये एक्सैक्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने 2020 में करा, लेकिन ये थोड़े लेट हो गए, और उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर 62 सीटें हम जीत के आए। 2021 में भी इनको दिखाई दे रहा है कि एमसीडी के चुनाव थे जो फिलहाल इन्होंने डर के टाल दिए हैं, लेकिन वो होंगे। और ये अब बात आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने दंगे होते हैं, और ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर इन्होंने बताया कि 3,339 दंगे 2014 से 2020 के बीच में हुए, जो वही हुए जहां चुनाव होने वाले होंगे, और यही कराते हैं। ये आप समझ लीजिए। अभी आदेश गुप्ता जी ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने मुख्यमंत्री के घर के बाहर आके तोड़फोड़ कर। ये एक दंगा पार्टी है, एक सेट प्लेटफॉर्म पे काम करती है, और जिन लोगों के साथ में इन्होंने ऐसा किया है, सिर्फ एक एजेंडा सेट करना ताकि लोगों को लगे कि भाई ये जो कर रहे थे सारे गलत काम करने वाले एक संप्रदाय के हैं और उस पर काम करते हैं। जबकि हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्लियर है। हमारा ये कहना है कि जिसने भी गलत करा उसको सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप दंगों का चुनाव कनेक्शन भी निकाल रहे हैं, लेकिन आप पर कुछ गंभीर आरोप कल ओवैसी साहब ने भी लगा दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल वोट तो लेते हैं इन लोगों से, लेकिन जाते नहीं है जब इस तरह की बात होती है। तो असीम वकार साहब, आप लोगों ने तो उल्टा अरविंद केजरीवाल को ही घेर लिया इस मामले में। नहीं, घेरा नहीं साहब, हमने वो बात बताई है जो सच्चाई है। अभी मैं देख रहा हूँ 3 दिन पहले जो मामला चल रहा था वो ये चल रहा था कि साहब दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे पेश किया आप लोगों ने, और बीजेपी ने खुद भी, कि जो पत्थर चलाएगा उसको पत्थर कर देंगे और गिरा देंगे और फोड़ देंगे और तोड़ देंगे। और आज मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ये ऊपर से आदेश आया है, पता नहीं मुझे, लेकिन अब वो मामला ख़त्म हो गया। अब ये आ गया अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई। पहले तो ये तय कर लीजिए कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ हो रही है या दंगाइयों के खिलाफ हो रही है, क्या हो रही है ये। अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ हो रही है तो ये 100 में 100% अमित शाह साहब जान लें और पुलिस जान ले कि ये 100 में 100% भारतीय संविधान के खिलाफ हो रही है। आपको गिराना था तो सबसे पहली बात, चलिए ठीक है, इंक्रोचमेंट हो रहा है तो आपने रोका क्यों नहीं। अगर हो गया है, गिराना है, तो जो गरीब लोग हैं उनको विस्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है। उनको विस्थापित कीजिए, उनको नोटिस जारी कीजिए, उनको कहीं और बसाइए। और सबसे बड़ी बात कि जो पहिए लगे हुए गाड़ियां थी, जो गुमटियां थी या ठेले थे जिनमें व्हील लगे हुए थे, उसको ये कहा जाता है कि जो वेंडर्स हैं जो चल रहे हैं सड़क के ऊपर, चलने वाली चीजें हैं, इनके खिलाफ नगर निगम के कानून है, इनके लिए कानून है, उनसे पैसा लिया जाता है जी। तो आपने तो सबको रौंद के रख दिया। मैंने 3 दिन लगातार एक सवाल पूछा। अभी एक बहुत बड़े चैनल पर बैठी पत्रकार थी, वो कहने की वो कट्टे बंदूक से फायर किया था, इस पे गिरा दिया। तो मैंने कहा जो कट्टे से फायर कर रहे थे जुलूस में, मेरे ट्विटर पे वीडियो है, चेक कीजिए कि कई कट्टे लेकर चल रहे हैं लोग और फायर कर रहे हैं। तो अगर आप दंगाइयों के खिलाफ हैं और कट्टे से फायर करने वालों को मकान गिरा रहे हैं तो वो कट्टे वाले बचे क्यों?
नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे स्पष्ट बताइए, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कार्रवाई सेलेक्टिव तरीके से की गई है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? यही कह रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए संगीत रागी जी। आप समझ भी रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, जवाब दीजिए। कार्रवाई हुई तो, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से, इस पर आपत्ति है। सैयद असीम वकार को सुना आपने। देखिए, इसका उत्तर तो बीजेपी के प्रवक्ता देंगी, लेकिन जो मोटा मोटी बात जो इस विमर्श का हिस्सा निकल के आ रहा है वो ये, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के एक सदस्य अभी पैनल कह रहे थे कि भाई बीजेपी दंगों का माहौल बनाती है और अरविंद केजरीवाल के घरों पर जिन्होंने प्रदर्शन किया उसको सम्मानित करते हैं। शायद ये अभी पार्टी में नए होंगे या नहीं मुझे नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आशुतोष और अरविंद केजरीवाल जो है सुखा रोड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर न सिर्फ प्रदर्शन किया था बल्कि गेट प्रेसिंग करके अंदर घुस आए थे। बाद में वहां पर झड़प हुई थी, पिटाई हुई थी। और अरविंद केजरीवाल तो बिजली का तार काटने को हर जगह मिला करते थे। नियम, कायदे, कानून, प्रक्रिया की बात आज कर रहे हैं, वो तो कभी मानते ही नहीं। तो अराजक तत्व के तौर पर हमेशा बिहेव करते, मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अराजकता की तरफ बिहेव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन और की कौन नहीं जानता है, और संजय सिंह जो कल आकर के टेलीविजन चैनल पर चौधराहट बातें कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडा पार्टी। संगीत जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हम कोशिश करेंगे कि इस दिक्कत को दूर करने, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है शायद। मेरे साथ एलएन राव साहब भी हैं, आप दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं बड़े पद पर। एलएन राव साहब, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, और एक आंकड़ा भी हमने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाया कि देश भर में अतिक्रमण की वजह से किस तरह से बहुत बड़ी जो जमीन है उस पर कब्जा है, तो क्या कार्रवाई ना हो या टाइमिंग की वजह से दिक्कत है? आपको क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? आपकी आवाज भी शायद नहीं आ पा रही है एलएन राव साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। नुपुर के पास में चलता हूं, बीजेपी की नेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। जी एलएन राव साहब, कहीं आपने ऑडियो बंद तो नहीं किया हुआ? अखिलेश जी, तमाम चीजें मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी आवाज आ रही है। आता हूं नुपुर जी आपके पास। हाँ बोलिए एलएन राव साहब, बोलिए। हाँ जी, देखिए, अतिक्रमण की समस्या पूरे देश भर में है और खासतौर से दिल्ली में। दिल्ली में ज्यादा है, आप सब लोग हम भुगत रहे हैं। ट्रैफिक में वायलेशन में, ट्रैफिक में हर मार्केट में आप सब लोग समझते हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे कोई भी लैंड एजेंसी चाहिए, और उसको रोकने के लिए नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के पास अगर अतिक्रमण को रोकने जाएंगे तो लोग नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, साफ तौर पर नहीं सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज कट के आ रही है। कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे भी कनेक्शन हो ताकि हम बात समझ पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। नुपुर, सीधे आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि टाइमिंग जो है वो सवालों के घेरे में है, और इससे चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है कि ये सब चुनाव की तैयारी है। मतलब इत्तेफाकन दंगे नहीं हुए हैं, ये संयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है। देखिए, मैं तो इतना ही पूछूंगी कि 11 अप्रैल को कौन सा त्योहार था, और ये जो इसी साल का मेयर ने एनडीएमसी के बता दिया 50 से 70 ऑन एन एवरेज प्रति माह ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। बल्कि 11 अप्रैल 2022 को तो इसी जहांगीरपुरी की इसी जगह पे करी गई थी, तब इनके दिल नहीं पसीजे। लेकिन मैं जरा, अखिलेश जी, मैं सबकी बात सुन रही थी, जरा मैं जवाब देना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने जो बोला कि हम दंगे का माहौल फैलाना चाहते हैं, भैया माहौल छोड़िए, आपके तो कार्यकर्ता नेता ही दंगाई हैं। क्या ताहिर हुसैन को भूल गए? प्राइम अक्यूज थे भैया 2020 के दिल्ली दंगों के अंदर। या ये भूल जाए कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा एक रचा था, ये पूरी कहानी रची थी जिससे आईबी अफसर अंकित की मौत की गई थी। या फिर हम ये भूल जाए कि अमानतुल्लाह खान किस तरीके के भड़काऊ भाषण देते, या ये भी भूल जाए इसी शोभा यात्रा के ऊपर सबसे ज्यादा पथराव करने वाला और प्राइम सस्पेक्ट एफआईआर में जिसका नाम है, जिसके ऊपर एनएसए स्लैप हुई है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अंसार है। तो ये जो दंगाइयों के साथ आम आदमी पार्टी का जो हाथ है, ये प्रति सबको अच्छी तरीके से भली भांति पता है। इतना मैं आपको जरूर कहूंगी कि आपने कहा कि जो गलत करता है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। जहां तक मैंने सुना, संगीत रागी जी की आवाज टूट रही थी, उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा। 2014 के चुनाव के पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यालय के ऊपर किस तरीके से पथराव, कुर्सियां फेंकी गई,
सर फूटे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्टाफ के। इस तरीके से वो पूरा दृश्य पूरे देश ने देखा था। और अगर आपको लगता है कि गलत लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तो सबसे गलत और गैर कानूनी तो अरविंद केजरीवाल है। ये बात सत्य नहीं है क्या? चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश गुप्ता जी, आने लगा था किस तरीके से रेल भवन के सामने बिस्तर जोड़ गए थे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जल्दी से बॉयकॉट कर दो रिपब्लिक डे को। भैया एक संवैधानिक तौर तरीके से सेलिब्रेट होने वाला रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बॉयकॉट कर दो, खारिज कर दो। इसकी पुकार तो अरविंद केजरीवाल ने लगाई थी। आप ही की कार्यकर्ता मरते हुए सुसाइडल नोट में एक वीडियो में कह के जाती है, मुझे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे जिस्म के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर दूं, जाके खुदकुशी कर देती है। चलिए मैं इसका जवाब लेता हूं। राजेश गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं, नुपुर शर्मा कह रही हैं कि आप लोग जो कानून कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अराजक आप ही के पार्टी में लोग हैं और आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। और दूसरी बात उन्होंने एक चीज और कही कि आप दंगों की साजिश रचने के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जबकि आपकी पार्टी में तो खुद दंगाई है। ताहिर हुसैन का जिक्र कर दिया उन्होंने। देखिए नुपुर को मैं एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारी कानून की बात हो कर रही थी। कोई भी जब काम होता है, जो भी कोई दंगा होता है, जो कोई भी गलत काम होता है, जब भी कानून को तोड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि इस कानून को तोड़ने के बाद में फायदा किसका हो रहा है। ये सभी जानते हैं कि जब दंगे होंगे तो वोट पोलराइज होंगे तो मेजोरिटी के वोट बीजेपी लेने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये सीधी सीधी बात है। एक कवरिंग फायर है कि जहां पेट्रोल के, डीजल के, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा ना हो। एक कवरिंग फायर हो, दंगों के ले आओ, हिंदू मुस्लिम के चीजों को ले आओ। ताहिर हुसैन ने किसी का भी नाम लेना, कानून अपना काम कर ही रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का क्या मिसयूज ये करते हैं ये सभी जानते हैं। इन्होंने सीआईडी के साथ में, सीबीआई के साथ में, दिल्ली पुलिस के साथ में, ईडी के साथ में, ये तो फंसाते हैं सामने वाले लोगों को, ये इनका काम है। तो जिस तरीके के आरोप ये लगाते हैं, ये जानते हैं कि किसी तरीके से भी ये प्रूव करने की कोशिश करो कि दंगे ये नहीं करा रहे, जबकि दंगे से फायदा। ठीक है, और ताहिर हुसैन वाला जवाब भी दे दीजिए। ताहिर हुसैन 5 सेकंड मैंने बता दिया। 5 सेकंड बोलिए नुपुर, बोलिए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, अखिलेश जी 5 सेकंड। इस्तेमाल ये करते हैं। एक तो मैं ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए। अखिलेश जी मेरा समय नहीं खाएंगे प्लीज। बोलिए नुपुर, बोलिए। आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी प्लीज, आप ये कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन और अंसार मुख्य आरोपी 2020 और 22 के भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। नहीं भाई साहब, आपका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आपका कांग्रेस से जरूर लेना देना होगा। आप जब यहाँ पे दंगे गिनवा रहे थे, मैं अखिलेश जी किसी के ऊपर नहीं बोली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके पास तथ्य बारी से बोलिए। ठीक है, बारी देखिए, मैं इनकी बात पूरी शांति से सुनी। प्लीज इन्होंने दंगे गिनवाए। देखिए, इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी जब ये 2013 में पहली बार राजनीति में आई थी। उनका साथ देते आए बच्चों की झूठी कसम खा के। इन्होंने ये दंगे क्यों नहीं गिनवाए? आरटीआई से खुलासा हुआ था, होम मिनिस्ट्री के अंदर आरटीआई दर्ज हुई थी। 9 साल के कार्यकाल के भीतर 2004 से 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में 7,480 दंगे हुए। 7,480 गिनिएगा, हाँ, 9 साल में। आरटीआई का जवाब है। और एकमात्र साल में 2008 में 11 आतंकवादी हमले हुए थे 2008 में। तो हाँ, ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी, अंसार, अरविंद केजरीवाल का हाथ दंगाइयों और दंगियों को समर्थन देने वाली कांग्रेस के साथ। आप तो मेरा पॉइंट ही प्रूव करते आ रहे हैं। जवाब दीजिए आलोक जी भाई साहब, क्योंकि आपने आज ये बोलने की कोशिश करी कि ताहिर हुसैन और अंसार भाजपा की मदद करते हैं। आलोक शर्मा जी, जिस किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी नुपुर जी ने कहा कि कहां पर लिखा है 2015 के जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। पढ़ देता हूं छोटा सा सेंटेंस। विदाउट प्रायर नोटिस नो डेमोलिशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मूवेबल और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी कैरिड आउट। ये एक छोटा सा फ्रेज पढ़ दिया है मैंने। अब मुझे केवल ये बता दीजिए कि कौन कौन से नोटिस आप लोगों ने 4 दिन पहले दिए थे। दूसरा, दिल्ली के अंदर एक रिहेबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट भी है। क्या आप किसी को उजाड़ते हैं तो उसको बसाने का क्या प्रावधान है आपके पास? उसके ऊपर भी कुछ नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो मंत्री हैं और सांसद हैं 100 से ज्यादा, उनके ऊपर हीनियस क्राइम है, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलवाएंगे? अजय मिश्रा ट्रेनी के ऊपर कब चलेगा? प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर आतंकवाद के जवाब दीजिए नुपुर, इल्जाम है, उनके ऊपर कब चलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
10 से ज्यादा केस लदे हुए हैं, के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? ये बुलडोजर संस्कृति को छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सरकार को पूछा था, फिर आप लोग जस्टिफाई करते मैं अखिलेश जी बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक बारी मैं अपनी बात कर सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ये डेमोलिशन रोक दो? देखिए अखिलेश जी, तरीका नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनके पास तथ्य नहीं होते वो दूसरों के ऊपर चिल्ला के बात करते हैं। घबराहट और बौखलाहट साफ नजर आती है। मैं जरा इनसे एक चीज पूछी थी, 2015 की वो जजमेंट की लाइन बताइए जिसने कहा कि धारा 322 डीएमसी एक्ट 1957 की आज से खारिज की जाती है। धारा 322 आज भी स्टैंड करती है। ये जो पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या परमानेंट होम्स की बात होगी, क्योंकि 322 बकायदा आज भी स्टैंड करती है। 2015 की जजमेंट में कहीं नहीं लिखा। और आज भी सर्वोच्च न्यायालय ने, अखिलेश जी, कहीं नहीं कहा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, कपिल सिब्बल ने कहा हम चाहते हैं डेमोलिशन ड्राइव खत्म की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है ये हम हरगिज नहीं करेंगे कि देश भर के अंदर ये जो अतिक्रमण है इसको रोक लगा दी जाए। हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये नोटिस की बात कर रहे हैं, तो आज सोलिसिटर जनरल ने ये भी बता दिया कि बकायदा नोटिस भी जारी हुए हैं। अब आज का सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर ये कहता है कि जितने नोटिस हैं ये अपनी याचिका के साथ अटैच करके 2 हफ्ते में आप वापस आइए। देखिए, बरगलाइए मत। दरअसल देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया नहीं है, फिलहाल यथास्थिति वाली बात कही गई है, तो हम किसी आकलन पर नहीं पहुंच सकते। एक बहुत बड़ी साफ सी बात है, स्पष्ट सी बात है। लेकिन संगीत रागी जी, एक जो गंभीर आरोप लग रहा है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, वो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये अतिक्रमण पर एक्शन नहीं है, बल्कि ये दंगों का रिएक्शन है। देखिए, मेरा मानना है कि जो परहेज इनको अतिक्रमण से नहीं था, परहेज इनको अतिक्रमण हटाने से है। और उससे भी ज्यादा, चूंकि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर और अवैध कब्जे में की जमीन खाली कराई गई है, इसीलिए ये परवटन। आपको याद है चांदनी चौक, आपको याद लक्ष्मी नगर में भी अवैध कब्जे हटाया, जनकपुरी में भी हटाया गया, लेकिन किसी का सुना है आज तक? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को वहां जाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ये दंगों की जगह है। और वहां सरकार ने बिल्कुल ठीक कहा, आपके घर के सामने कोई अवैध रूप से कब्जा करके बसा ले और शराफत से रहे तो आदमी टॉलरेट भी करे, और वो कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर के 5 वर्षों से वहां पर अवैध कब्जा करके रखे रहे और उसके बाद गुंडागर्दी भी करे, चोरी और सिनाजोरी भी, तो बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए। सारे उनकी जो भी जब अवैध कब्जे में जो कुछ भी बनाया गया है, चाहे वो पूजा स्थल ही क्यों नहीं, बिल्कुल अतिक्रमण कहीं भी हो तोड़ा जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं संगीत रागी जी। लेकिन ये जो शोभा यात्रा निकली, उसके बाद जो वहां पर माहौल बना हिंसा का, जो सारी चीजें हुई, उसके बाद क्यों तोड़ा गया? सवाल ये खड़े हो रहे, पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल ये है कि टाइमिंग को आप ये मत कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल है कि उस दिन भी तोड़ा, बाकी लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि उन्होंने बसने क्यों दिया। और मैं उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि भाई उनके कॉर्पोरेटर थे, उनके लोग थे, इस सारे, और दिल्ली पुलिस क्या कम जिम्मेदार है? कायदे से तो केस उनके खिलाफ भी होना चाहिए, जिन्होंने बांग्लादेश की। ठीक है, तो आप ही की कई बात से मैं एक सवाल पूछता हूं नुपुर आपसे, फिर बाकी लोगों के पास आता हूं। सवाल ये है, देखिए नुपुर, उनको बसने क्यों दिया गया? आज उन्हें हटाने की जो इस तरह से जरूरत पड़ी है, कौन है उसके लिए गुनहगार? अगर वहां अवैध तरीके से लोग बस गए, अगर बांग्लादेशी बस गए, रोहिंग्या बस गए, अगर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो बसने क्यों दिया गया? बुनियादी सवाल तो यह है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि रोहिंग्याओं का भारतवर्ष में आना और बसने का पूरा मामला इंदिरा गांधी जी के समय के से आ रहा है। डॉक्टर रागी, मैं बोल सकती हूँ या तो ये बोले? हाँ ठीक है, बोलिए नुपुर, बोलिए। हाँ, उनको बोल दीजिए, मैं बोल रही हूँ। देखिए, ये रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारतवर्ष के अंदर सेटल करने का मामला तो 40 वर्ष पुराना है, ये आज का मामला नहीं है। इससे तो हमारे को यू हैव टू ट्रेस बैक द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से बकायदा 2014 में दिसंबर के अंदर जस्टिस नारिमन की कोर्ट में यह तक निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय आज बताएगी
कि असम और बांग्लादेश के बीच में जो फेंसिंग चल रही है उसका सुपरविजन सर्वोच्च न्यायालय खुद बकायदा करेगा, तो आप लगा लीजिए कि इसमें तो कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। तो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन हाँ, ये जो इनका जो आज संस्थाओं की बात हुई ना सर्वोच्च न्यायालय में, मैं उसकी थोड़ी बात करना चाहूंगी। आज सोलिसिटर जनरल साहब ने क्या कहा कि जिनके टूटे हैं, क्योंकि ये धर्म की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था रमन झा और गणेश गुप्ता जिनकी संपत्ति जो अवैध संपत्ति अवैध अतिक्रमण है, इनकी दुकानें गिराई गई है, ये मुसलमान धर्म से आते हैं, उस वर्ग से आते हैं, क्योंकि इन्होंने तो याचिका नहीं दाखिल करी है। हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय में पिछले बीते साल और उत्तराखंड में 2018 के अंदर बकायदा उच्च न्यायालयों ने यह जरूर निर्णय लिया है और डायरेक्शन और ऑर्डर दिए हैं कि अवैध अतिक्रमण को बखूबी जल्द से जल्द तोड़ा जाए। वही खारगोन के अंदर जो तोड़ा गया है, आज आंकड़े सामने आ गए। ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो अगर 26 मुसलमान महत्वपूर्ण है, गिराया गया, नहीं हाँ ठीक है, 88 हिंदू मैं आपकी बात समझ गया नुपुर, जो इसका आप जिक्र कर रही हैं। तुषार मेहता ने जो बात कही आज अदालत में, मुझे लगता है इसका जवाब आपको देना चाहिए वकार साहब। सैयद असीम वकार AIMIM के नेता हैं। आप लोग जो बार बार एक धर्म विशेष के चश्मे से देख रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म, खास धर्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, नुपुर आंकड़े रख रही हैं और इसी बात का जिक्र आज तुषार मेहता ने भी अदालत में किया कि खरगोन में भी जो कार्रवाई हुई, 88 हिंदुओं की प्रॉपर्टी जब्त की गई है, वहां पर कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूं 88 करें या 8800 करें, आपने ध्यान नहीं दिया था। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था कि पहले तो यह तय कर लीजिए आप लोग कि अतिक्रमण अवैध तरीके से जो किए गए उनको तोड़ा जा रहा है या दंगे में जो आरोपी हैं उनको। आपने प्रचार 3 दिन 4 दिन क्या किया? नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या भाषण दिया था, जो पत्थर चलाएगा उसका घर पत्थर कर भर देंगे। अब आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट तोड़ा गया, मंत्री जी कह रहे हैं पत्थर वाले पे तोड़ा गया। पहले तो आप कंफ्यूज्ड लोग हैं, पहले खुद तय कर लीजिए कि बहस किस पे कराना है। नहीं अगर एक बात बताइए, वैसे वकार साहब एक बात बताइए कि अगर कोई दंगाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये तो यही चाहते हैं। मैंने तो आपसे कहा बिल्कुल हो, मैंने तो आपसे कहा भी कि जो जुलूस निकला उसमें कट्टे लेकर जो लड़के टहल रहे थे, गोलियां चला रहे थे, कट्टे से फायर हो रहा था, वीडियो है मेरे ट्विटर पे, अगर आवाज उठाइए एक बार। आनंद अखिलेश तो आप ये कह रहे हैं मेरे साथ कि उनके घर से वही बात कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। बोलिए नुपुर, जिन्होंने नहीं सुनिए सर, देखिए फिर तो उन्होंने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं? वकार जी, आपने तो वो वीडियो भी देखा होगा। मैं जरा बोल लूं अखिलेश जी, अगर आप मुझसे बोल रहे हैं तो बोलिए। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, ये हमारे पे आरोप उल्टा ना लगाएं। इन्होंने अप्रैल 11, 2022 या उससे पहले होने वाली अतिक्रमण के डेमोलिशन के बीच में धर्म क्यों नहीं ढूंढा? आज ढूंढ रहे हैं तो आज जब पर्चे दिखाए जा रहे हैं कि हाँ भैया नोटिस जारी हुए हैं, 21 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, 20 में भी हुए हैं, 18 के अंदर तो उत्तराखंड की सरकार ने भी किया है और उच्च न्यायालय ने भी डायरेक्शन दिया है कि अतिक्रमण को आप अवैध अतिक्रमण को तोड़िए। लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ, 11 अप्रैल को इनको धर्म नहीं नजर आया। और ये जो वीडियो की बात कर रहे हैं, उन्होंने वो वीडियो देखा क्या? वो मुसलमान महिला का जो अपने 2 बहुत ही जवान लड़कों से कह रही है कि उठाओ बंदूक, धर्म की रक्षा करो, या सोनू चिकना और समीर चिकना की मां, समीर चिकना कौन है? हिस्ट्री शीटर है, जो बकायदा ऑन रिकॉर्ड आके कहती है कि धर्म को बचाने के लिए अगर मेरे बच्चों ने पिस्तौल उठाई, बंदूक उठाई तो बिल्कुल सही किया। या फिर इनका जो ये दिल नहीं पसीजता कि 9 में से जिनको 9 लोगों को चोट आई है, 8 तो पुलिसकर्मी है। मेधालाल वो सब इंस्पेक्टर जिनकी हाथ में गोली चलाई, ये 5 मुसलमान युवाओं ने इन लोगों को लेकर दिल क्यों नहीं पसीजता आपका वकार जी? बकायदा बंदूक उठाई जिनके ऊपर एनएसए हुई है। उन लोगों को लेकर दिल क्यों नहीं पसीजता है आपका? दिल नहीं पसीजा मेधालाल के लिए। बोलिए वकार जी। नहीं, जवाब ले लीजिएगा सर मेरा। देखिए, एक बार भी हम लोगों ने या हमारी पार्टी से किसी ने या मैंने खुद ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने सोनू चिकना हो या कोई भी हो जिसने गोली चलाई हो उस पर कार्रवाई ना कीजिए। मैं कब कह रहा हूँ? लेकिन मैं नुपुर शर्मा से पूछ रहा हूँ कि वो नाबालिग बच्चों के हाथ में जो कट्टा थमाया आप लोगों ने, उनसे फायर कराया, तलवारें उनको दी, आप लोग ये बताइए कि उनको बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना था, एस्ट्रोनॉट बनाना था, आप लोग उनके हाथ में कट्टा थमा रहे हैं। आपके घर का कोई था उसमें? आप अपने किसी बच्चे को देंगी कट्टा कि जाओ तलवार पकड़ो, एक हाथ में कट्टा पकड़ो, जाओ चलाओ?
बोलिए, आप कराएंगे जवाब दीजिए बच्चे से ऐसे धर्म की रक्षा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एलन राव साहब के पास जाऊंगा, बहुत देर से बात नहीं हो पाई उनसे। अनुपुर जल्दी नहीं, देखिए वाह, नहीं वाह अखिलेश जी मैं ताली बजाऊंगी। ये बात तो ये हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि तुम्हारे घर के बच्चे शोभा यात्रा में क्या कर रहे थे। हाँ, अब हम क्या करें अगर हमारे घर के बच्चों ने बंदूक उठा के चला दी और मेधालाल के हाथ के अंदर गोली मार दी। हम क्या करें अगर वो झगड़ा मोड़ रहे थे अंसार के साथ, उसके 4-5 साथी। हम क्या करें अगर हमारे बच्चे अंसार, मोहम्मद और मतलूब अहमद और सोनू और समीर चकला निकलते हैं। गलती तुम्हारी थी कि तुम हिंदू क्यों हो, गलती तुम्हारी थी कि तुम रामनवमी क्यों बनाते हो, गलती तुम्हारी थी तुम हनुमान जयंती क्यों बनाते हो, गलती तुम्हारी थी कि तुम जय श्री राम का नारा ही क्यों लगाते हो। वीडियो तो जनाब मेरे पास भी है। चुपचाप से शोभा यात्रा चल रही है और जैसी मस्जिद को पार करती है पीछे से उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और वो बच्चे भाग रहे अपनी जान बचा के। वीडियो तो मेरे पास भी है। तो गलती तो उनकी है, सबके पास अपने अपने वीडियो हैं और उस वीडियो को उस तरीके से रखा जा रहा है। नुपुर में आता हूं आपके पास, लेकिन जरा मुझे एलन राव साहब के पास ही जाना है। जल्दी नुपुर जल्दी से। मैं काफिर हूं, गलती ये मैं काफिर हूं, गलती ये है कि मैं कुफ्र हूं। आपने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। गलती ये है मैं कुफ्र हूं, मैं काफिर हूं, इसलिए इनके घर के बच्चे तो बंदूक चलाएंगे क्योंकि मैं कुफ्र हूं, मैं हिंदू हूं। अरे तुम कैसे हिंदू हो गए? बात तो इनकी ये है असल में। क्या जा रहा है ठीक है एलन राव साहब जरा जवाब दीजिए। मैंने जरा सी ये बात बोली थी। नहीं वकार जी जल्दी से, मेरे पास समय नहीं, जल्दी से बोलिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? जिन बच्चों को हाँ मैंने खाली इतनी सी बात बोली थी, मोहब्बत में बोली थी, हमारे देश के बच्चे हैं। मैंने कहा था कि जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था, मोहब्बत से पत्थर मार दिए, पकड़ा रही है, मोहब्बत से मस्जिद के अंदर पत्थर एकत्रित कर दिए, कैसे हठधर्मी कर रही है। अपने बच्चों को पेट्रोल बम पकड़ा रहे हैं। मस्जिदों में पेट्रोल बम क्या कर रहे थे भाई साहब? आपके मस्जिदों में पेट्रोल बम और पत्थर क्या कर रहे थे बताइएगा जरा। एक रात पहले वीडियो बराबर एक बात तो बहुत स्पष्ट है, एलन राव साहब को मैं बहस में लाना चाहता हूँ। एलन राव साहब, जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, बोतलें फेंकी गई, वहां पर लाठी डंडे लहराए गए, तलवारें लहराई गई, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये स्वतः स्फूर्त है, अचानक से सब कुछ हो गया। लगता तो यही है कि सब कुछ सुनियोजित है, पहले से तय किया गया था कि ये सब करना है। अखिलेश जी बिल्कुल ये सोची समझी साजिश है। और उसके जी एलन राव साहब से मेरा सवाल है, साथ जो भी अखिलेश आनंद जी एंकर बोल रहे हैं या जी वकार साहब मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पहचान रहे होंगे मेरे ख्याल से। एलन राव साहब से सवाल है। हाँ, बच्चों ने कट्टे चलाए जी शोभा यात्रा में, आप उन पर तो बोल रहे हैं। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर वहां पर इस तरीके से तलवारें लहराई गई, गोलियां दागी गई, बोतलें फेंकी गई, तो इसका मतलब है सब कुछ सुनियोजित था। इधर का हो उधर का हो, हर किसी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। आप एक चश्मे से देखिए, ये मेरा काम नहीं है। आप मुझे पता है खास धर्म के चश्मे से देखते हैं, छोड़िए उस बात को। एलन राव साहब, जो सवाल है मेरा वो ये है कि ये सब कुछ जिस तरीके से चीजें पकड़ी जा रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि पहले से सब कुछ प्लान किया गया था। यस अखिलेश जी, सब प्री प्लान है और कोई भी अतिक्रमण की समस्या है तो कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। और अदालत ने माने, अदालत ने भी प्रॉब्लम को नहीं, अभी तक वो 14 दिन का उन्होंने स्टे दिया क्योंकि ये टाइम कैसे हुआ। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, कुछ ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है आलोक शर्मा जी सवाल यही, और खास तौर पर इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चूंकि आपके नेता जो है अजय माकन साहब जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बयान यह भी दिया कि धर्म के चश्मे से हम इसे ना देखें, बल्कि इसे देखिए कि गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अखिलेश जी हम भी हैं डिबेट में। अगर ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर है तो अभी तक एसएचओ सस्पेंड क्यों नहीं? दोनों तरफ से अगर दोनों तरफ से तैयारी थी और सुनियोजित था तो इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर की। दूसरा प्रश्न, 25 वर्षों में पिछले में से 20 वर्षों से कॉर्पोरेशन बीजेपी की रही है, या अवैध निर्माण हो, अनधिकृत हो, अतिक्रमण हो, कॉर्पोरेशन की या दिल्ली पुलिस की सहमति के बगैर कैसे हो गया? तीसरा सवाल मेरा, कितने बांग्लादेशी वापस भेज दिए? 2014 के बाद दर लगातार गिर रही है। कितने रोहिंग्या वापस भेज दिए? लगातार गिर रही है। फेंसिंग का काम बॉर्डर पर बंद हुआ पड़ा है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। अब समय नहीं है, संगीत रागी जी आपसे कमेंट चाहूंगा इस पर। क्या ये माना जाए कि आज अगर ये समस्या वहां पर है तो उसके लिए सिर्फ वर्तमान सरकार जिम्मेदार है या पूर्ववर्ती सरकारों की भी जिम्मेदारी आपको लगती है? छोटा कमेंट। आप पहला ही आप जरा कांग्रेस प्रवक्ता का बयान देख लीजिए।
अभी आज का जो माखन साहब ने जाकर के कहा है कि उनका धर्म मत देखिए, और कल राहुल गांधी क्या बोल करके गए थे? अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चलाया गया है, माइनॉरिटी को बर्बाद किया जा रहा है, माइनॉरिटी को तबाह किया जा रहा है। दूसरी बात, 2004 से लेकर के 2014 तो कांग्रेस पार्टी ही सरकार में थी। ये सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन में तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। आसाम के अंदर यही पार्टी कहती थी कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस पार्टियों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को शरण दिया। यही IMDT एक्ट था जिसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी आई थी, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि IMDT एक्ट कांग्रेस पार्टी वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम तरह के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं ना, और कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द जांच पूरी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि आखिर कौन इसके पीछे है, अगर कॉन्स्पिरेसी है तो। शाम 6 बजे जरूर देखिएगा बुलडोजर पॉलिटिक्स। ABP न्यूज आपको रखे आगे।